आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एडवांस टैली का एक लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज एडवांस टैली का जो फर्स्ट क्लास है और पहला लेसन है, और उसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। यानी इन्वेंट्री का स्टोरेज हमें कैसे करना है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, ये आज की क्लास में हम लोग को देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ पुरानी चीजों के बारे में बताया गया। देखो दे रखा है, इन प्रीवियस लेवल यानी पिछले अध्याय में यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस के अलग अलग टाइप्स के देखे थे। आपने ये देखा था कि हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस क्या होता है, जिसमें किसी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, फिर उसका प्राइस इंक्रीज करते हैं और उसको सेल करते हैं। ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग का बिजनेस कहते हैं। आपने ये देखा था मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कैसा होता है, जहां पर किसी रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, कुछ एक्सपेंसेज और ओवरहेड्स करके उनका जो है हम मॉडिफिकेशन करते हैं और कुछ फिनिश गुड्स को बनाते हैं और बना के फिर उसको सेल करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा था सर्विसेज के बिजनेस, जहां पर प्रोडक्ट नहीं होता है, हम किसी सर्विस को इनपुट करते हैं या सर्विस को आउटपुट करते हैं और उसी के अगेंस्ट हमारा इनवाइस वगैरह जनरेट होता है। तो दिया है, इन प्रीवियस लेवल you have learned about the different sector of business, understood the importance and different phase of accounting cycle। आपने ये समझा कि अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, एंड डिफरेंट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, और अकाउंटिंग साइकिल का डिफरेंट फेज क्या है, अलग अलग लेवल क्या है, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल। आपने ये देखा कि जनरल में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। आपने ये देखा कि हम लेजर की पोस्टिंग कैसे करते हैं। आपने ये देखा कि हम ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक, इन सब चीजों को हमने देखा। क्या क्या अभी तक पढ़ा हम लोगों ने? पढ़ा कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है, जिसके अंतर्गत आपको 8 कंसेप्ट बताए गए थे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऐसे करके बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताए गए थे। उसके बाद आपको बताया गया डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो कि ये बताता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। ये बताता है कौन? डबल एंट्री का अकाउंटिंग सिस्टम। और तीसरा है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में आपने देखा कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और उनके टाइप्स आप लोगों ने देखा। और साथ ही साथ ये देखा कि कौन से रूल पर, कौन से टाइप्स पर कौन सा रूल लगाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। फिर लास्ट में आपने देखा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ये सब पीछे के क्लासेस में हम लोगों ने देखा। ठीक है, एंड आल्सो लर्न टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टैली प्राइम बाय एक्सप्लोरिंग इसेंशियल फीचर ऑफ टैली प्राइम। टैली प्राइम के इसेंशियल फीचर्स के यूज करके हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना सीखा, जैसे मेंटेनिंग बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट। बेसिक अकाउंटिंग क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। रिकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना सीखा। एंड मैनेजिंग बैंकिंग एक्टिविटी, बैंकिंग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना सीखा। एमआईएस की रिपोर्ट जनरेट करना सीखा, वही ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट वगैरह, ये सब एमआईएस की रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद हमने देखा कंपनी के डेटा का मैनेज कैसे करते हैं, डेटा को सिक्योर कैसे करते हैं, सिक्योर करने के लिए पासवर्ड कैसे लगाते हैं, डेटा का बैकअप कैसे करते हैं, डेटा को रिस्टोर कैसे करते हैं, डेटा का पाथ कैसे सेट कर सकते हैं, बैकअप का लोकेशन कैसे सेट कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा लास्ट कुछ लेसन में। अब बोला गया इन दिस लेवल, इस लेवल में यू विल लर्न टू मेंटेन द एडवांस अकाउंटिंग, यानी आप ये सीखेंगे कि एडवांस अकाउंटिंग क्या होती, एंड इन्वेंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और इन्वेंट्री के चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, लाइक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन। along with, यानी इसके साथ द फॉलोइंग फीचर्स, इसके साथ कुछ नए फीचर्स हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपका मेंटेनिंग बैच। बैचेज का कैसे यूज किया जाता है, लॉट्स, बैच कोई लॉट बोलते हैं, लैट मतलब जहां पे कोई भी प्रोडक्ट ढेर सारी एक साथ हो, वो उसको बोलते हैं बैच ना। जैसे ये भी एक बैच है, इसमें एक ही सब्जेक्ट के पढ़ने वाले बच्चों को एक साथ बैठाया गया है। ठीक है,
तो ये क्या है, यह एक प्रकार का बैच है। बैच का मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर सेम फीचर्स हो और उनको एक साथ रखा गया है, वो हमारे क्या है, बैचेज। ठीक है, जैसे आपके अंदर सबके अंदर सेम फीचर है कि सबको एडवांस टैली पढ़ना है, इसी तरीके से जहाँ फिजिक्स की क्लास चल रही वहां सारे फिजिक्स के बच्चों को बैठाया गया, वो भी ये क्या है, एक प्रकार के बैचेज है। प्रोडक्ट के केस में देखिए, एक जैसे प्रोडक्ट को एक साथ रखने के लिए बैचेस का यूज किया जाता है। उसके बाद डिफाइन द प्राइस लिस्ट फॉर डिफरेंट प्राइस लेवल। अलग अलग प्राइस लेवल पर प्राइस लिस्ट कैसे निर्धारित किया जाता है, आप बिजनेस का एंड रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये सब लोगों ने देखा। फिर है मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ पेबल एंड रिसेबल, रिसेबल और पेबल को हम ट्रैक कैसे करते हैं। उसके बाद मेंटेनिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, हम पूरी ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम को किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से ट्रैक करते हैं, ये सब चीज हम लोगों ने देखा। फिर है मैनेज कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर को कैसे मैनेज करना है, एंड प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर को कैसे मैनेज करना है। मेंटेनिंग बजट ऑफ फॉर दी कंपनी, किसी कंपनी के बजट को कैसे बनाना। फिर उसके बाद जनरेटिंग एंड एनालाइजिंग द रिपोर्ट लाइक बैच समरी, स्टॉक समरी, एजिंग एनालिसिस, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ईटीसी। यानी ये सब कुछ हमें इस नए लेसन में देखना है। पूरी की पूरी ऑर्डर प्रोसेसिंग देखनी है, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसके डिफरेंट डिफरेंट बाउचर्स के बारे में देखना है। ठीक है, प्राइस लेवल के बारे में देखना है, प्राइस लिस्ट के बारे में देखना है, बैचेस के बारे में देखना है, लॉट्स के बारे में देखना है। ठीक, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे इस नए लेसन में। अब हम लोग को सबसे पहले जाना आखिर सप्लाई चेन क्या है। सबसे पहला वर्ड हम लोग के सामने है सप्लाई चेन क्या है, और हम सप्लाई चेन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये दो चीज हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले समझिए व्हाट इज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या है, द सप्लाई चेन इज द प्रोसेस आर ए नेटवर्क बिटवीन द कंपनी एंड सप्लायर। जो जो कंपनी है और उसके सप्लायर के बीच का जो नेटवर्क है ना, वही हमारा क्या है, सप्लाई चैन। ना नेटवर्क करने मतलब बात करने वाला नेटवर्क नहीं, मोबाइल वाला नेटवर्क नहीं, सप्लाई वाला नेटवर्क। कि कैसे कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है और प्रोडक्ट को बनाने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजती है, और वहां पे उसका ट्रांसपोर्टर सप्लाई अपने कंपनी से प्रोडक्ट को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करती है। फिर वो होलसेलर रिटेलर हमारे कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। ये सब कुछ मिलकर एक सप्लाई चेन बनाते हैं, जिसमें कंपनी, उसके ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, कंज्यूमर, डीलर, जितने भी तरह के बिजनेस एक्टिविटी करने वाले पर्सन्स हैं, वो सब कुछ, यानी मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक और डीलर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक, ट्रांसपोर्टर तक, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स मिलकर एक चेन बनाते हैं, और उस चेन को बोलाता है सप्लाई चेन। देखो बोला गया है सप्लाई चेन इज द प्रोसेस आर ए नेटवर्क बिटवीन द कंपनी एंड इट्स सप्लायर। जो कंपनी और उसके सप्लायर के बीच का जो प्रोसेस है, वही हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई चेन। विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल, जो किसी रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व है, एंड मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम टू द एंड कंज्यूमर are the final buyers. It include different activities like product place where the goods are produced, storage, sold or consume and movement of the goods from storehouse to distributors to retailer or consumer. देखो क्या क्या चीज कर रहा है, इट इंक्लूड डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्ट प्लेस वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस, यानी फैक्ट्री, लिखा ना, प्लेस वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस, जहां गुड्स को बनाया जाता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन हाउस बोल सकते हैं या फैक्ट्री बोल सकते हैं ना। स्टोरेज, जहां प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है उसको गोडाउन या वेयर हाउस के नाम से जाना जाता है। सोल्ड आर कंज्यूम, कहाँ घूम रहे हो प्रिंस, हाँ बाबू तुमको जाम लग जा रहा है, बैठो चुपचाप।
टाइम से आया करो, मुर्गा बना देंगे तुमको आगे लाके। स्टोर एंड कंज्यूम, जहां प्रोडक्ट को हम जो है स्टोर करते हैं, सोल्ड करते हैं और कंज्यूम करते हैं। एंड मोमेंट ऑफ गुड्स, जहां गुड्स का मोमेंट कराते हैं। फ्रॉम स्टोर हाउस टू डिस्ट्रीब्यूटर, स्टोर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। आर रिटेलर टू रिटेलर के पास। आर कंज्यूमर कंज्यूमर के पास। सप्लाई चेन आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेप इट टेक टू गेट द प्रोडक्ट आर सर्विसेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट टू द कस्टमर, किसी ओरिजिनल स्टेट से कस्टमर के लिए। अभी सप्लाई चेन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं देखो, दे रखा सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व, ऐसी एक्टिविटीज को मैनेज करना है जिसके जो इन्वॉल्व है किसमें, द प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बाइंग प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, बाइंग प्रोसेस ना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह किसी प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को खरीदने का भी एक प्रोसेस बना रखा है उन्होंने ना। ऐसे नहीं कि किसी भी सप्लायर के यहाँ चले, देखे, पसंद किए, पैसा दिए लेके चले आए, सिस्टम नहीं। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि पहले पहले वह कंपनी अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करती है, फिर वह सप्लायर उस उस ऑर्डर के बदले उसको प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है। फिर अगर इन केस कोई प्रोडक्ट में दिक्कत होती है, खराबी होती है, या प्रोडक्ट सही नहीं होता है, तो बायर उस प्रोडक्ट को सप्लायर को वापस भेज देता है। और ये सब कुछ होने के बाद फिर सप्लायर उसको एक इनवाइस बनाकर देता है। इनवाइस बनाने के बाद भी अगर बायर को ये लगता है कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट हमारा ठीक नहीं है, तो उसको डेबिट नोट वाउचर के थ्रू उसको वापस कर देता है। फिर वापस करने के बाद फिर सप्लायर उसको जो है करेक्शन ऑफ इनवाइस भेजता है, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट भेजने के बाद देन उसका फाइनल पेमेंट होता है। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां एक बायर अपने सप्लायर को पहले ऑर्डर प्लेस करता है, देन सप्लायर को गुड्स सप्लाई करता है, फिर अगर गुड्स खराब होता है तो वापसी होती है, अगेन इनवाइस आता है, इनवाइस के बाद फिर उसको पेमेंट किया जाता है। ये कंप्लीट सप्लाई चेन जो है हमारा कहलाता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। लिखा है द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स सप्लायर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले एक बायर रॉ मटेरियल को खरीदता है, किससे, अपने सप्लायर से। फिर है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, फिर वो क्या करता है, जो रॉ मटेरियल खरीदा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रोडक्शन का काम करता है। फिर स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोर करता है, रॉ मटेरियल को स्टोर करता है, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स एंड फिनिश गुड्स। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम स्टोर प्लेस टू द डिस्ट्रीब्यूटर, अपने स्टोरेज प्लेस से डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ, वेंडर्स की तरफ, रिटेलर की तरफ एंड इंड कंज्यूमर की तरफ। एंड हैंडलिंग गुड्स रिटर्न एंड इट्स रिप्लेसमेंट्स, और गुड्स रिटर्न को हैंडल करता है और उसके रिप्लेसमेंट्स को हैंडल करता है। ये सब कुछ प्रोसेस हमारा कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले बायर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को फॉलो करता है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, फिर फिनिश गुड्स को स्टोरेज करता है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, वेंडर सबके पास भेजता है, और भेजने के बाद अगर गुड्स वापस आता है तो उसको हैंडल करता है, एंड उसके बदले अगर कोई दूसरा गुड्स देना है तो उस प्रोसेस को भी हैंडल करता है। बात समझ आ रहा ना। चलिए, ये कुछ चीजें दे रखा है। सबसे पहले सप्लायर से रॉ मटेरियल को खरीदा गया, फिर उसका प्रोडक्शन करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर उसको स्टोर किया गया, फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर को भेजा गया, और अगर गुड्स रिटर्न आता है, डैमेज आता है, लो क्वालिटी का आता है, तो उसका रिप्लेसमेंट किया गया। ये सब कुछ प्रोसेस हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के भीतर आता है। अब हमको ये देखना है कि हमारे सप्लायर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सप्लायर। ठीक है, लिखा है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लायर। सबसे पहले मैं समझना सप्लायर का महत्व क्या है इन द बिजनेसेस, बिजनेस में। डिपेंडिंग ऑन आवर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, अपनी इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट के अनुसार आवर बिजनेस माइट रिक्वायर फ्यू आर ए ग्रेटर नंबर ऑफ सप्लायर।
हमारे बिजनेस में फ्यू मतलब कम, आर ग्रेटर नंबर ऑफ सप्लायर, एक से अधिक सप्लायर्स हो सकते, जस्ट टू कीप द स्मूथ फ्लो ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की स्मूथ फ्लो करने के लिए, स्मूथ फ्लो होने का मतलब यह है कि ऐसी इन्वेंट्री जो कंटिन्यू फ्लो में चले। ठीक है, जैसे मान लो कि हम इस कप को बेचते हैं, ये कप है ना, चाय पीने वाला कप, इसको हम बेचते हैं, इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, ये पर डे हमारे यहाँ से 100 पीस कैप कप सेल होता है, तो मैं 100 कप हम डेली बेचते हैं इस तरह के। तो अगर हम इस कप का ऑर्डर अपनी कंपनी को भेजते हैं तो कंपनी इस कप को भेजने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम लगाती है। तो हमें कम से कम जो हमारे पास 1,000 पीस एक कप हो तभी हमें ऑर्डर लगा देना चाहिए, जिससे जब तक ये 1,000 पीस हमारा 10 दिन में सेल हो तब तक नए प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाए। बात समझ आया? ये सब कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिससे हायर स्टॉक का रिस्क भी ना हो कि हमारे पास बहुत सारे कप इकट्ठा हो गए, खरीदने वाला नहीं है, ढेर सारा गोदाम कब से भरा पड़ा है, ऐसा भी ना हो। और ऐसा भी ना हो कि कब के लिए हमारे कस्टमर हमारे यहाँ से वापस चले जाएं। तो यही मैनेज करना पड़ता है हमको बिजनेस में, कि हमारे पास स्टॉक की बहुत ज्यादा अधिकता भी ना हो, बहुत हायर स्टॉक भी ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हायर स्टॉक हम रख नहीं सकते। उसके पीछे के बहुत सारे लॉजिक्स हैं, मार्केट के अप एंड डाउन, रेट को लेकर। दूसरी चीज, मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज के आने की वजह से हम हायर स्टॉक लेकर नहीं चल सकते, और बहुत कम स्टॉक भी लेकर नहीं चल सकते कि हमारा जो है कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल ना हो पाए। वही चीज दिया गया है, डिपेंडिंग ऑन आवर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट आवर बिजनेस रिक्वायर फ्यू और ग्रेटर नंबर ऑफ सप्लायर्स just to keep the smooth flow of inventory. And inventory can be raw materials, semi-finished and finished goods. Sometime a supply will be contact the business. अधिक कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई हमारा बिजनेस से कांटेक्ट करता है, बट इन द मोस्ट ऑफ द केस बिजनेस नीड टू लोकेट द सप्लायर। बिजनेस को सप्लायर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए हमारा बिजनेस क्या करते हैं, हमारा बिजनेस बायर की डायरेक्टरी बनाते हैं, इंडस्ट्री से कांटेक्ट करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस एलो पेज की मैगजीन खरीदते हैं। ये क्या होता है पता है, बिजनेस टू बिजनेस एलो पेज? हाँ, जैसे मान लो यहाँ ढेर, मतलब मान लो कि छोटा सा शहर है, 500 दुकानें, तो 500 दुकानदार ने मिलकर एक पब्लिकेशन हायर किया, और उस पब्लिकेशन से बोला कि भैया पीले रंग के कागज पर ना, इसका नाम ही है एलो मैगजीन। एलो मैगजीन इसलिए है ना कि उसकी प्रिंटिंग पीले रंग की कागज पर होती है। पीले रंग के कागज पर हम सब दुकानदारों के नाम, उनके कांटेक्ट नंबर और उन किन प्रोडक्ट में डील करते हैं, ये सब आप बना दीजिए। बात समझ में आ रहा ना? जिससे, और उस मैगजीन को अपने शहर के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, सबके घर पे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं लोग। उससे फायदा ये रहता है कि अगर किसी को कुछ खरीदना है तो मैगजीन उठाता है और वो देखता है कि इलेक्ट्रॉनिक से हमारे पास ये 10 सप्लायर्स हैं, 10 के कांटेक्ट नंबर हैं, उनको फोन करता है, पूछता है भैया ये प्रोडक्ट आपके यहाँ मिल जाएगा क्या। उसके बाद रेट और क्वालिटी कंपेयर करता है, फिर ऑर्डर प्लेस करता है। उसे बोलते हैं बिजनेस मैगजीन या बिजनेस एलो पेजेस। बात समझ आया? लेकिन जैसे से धीरे धीरे ई कॉमर्स का जमाना आया, तैसे धीरे धीरे ये सब प्रथाएं क्या हो रही, पुरानी होती चली जा रही। आज के समय में ना तो मैगजीन बनती है, ना तो मैगजीन मैगजीन जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन आज के 2-3 साल पहले तक ये सिस्टम अपने यहाँ ही चलता था, यही अपने पड़ोना में लोग मैगजीन बनाते थे, उसमें अपने अपने प्रोडक्ट का पूरा एडवर्टाइजमेंट किए रहते थे अंदर के पेजेस पर, और फ्रंट पर जहाँ इंडेक्स होता था वहां पे सब दुकानदारों के नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर रहते थे। इससे लोगों को खरीदने में थोड़ी सी आसानी होती थी। आजकल लोग गूगल पे सर्च करके निकाल ले रहे हैं, तो उसकी धीरे धीरे रिक्वायरमेंट कम होती चली जा रही है। गूगल पे रिव्यू चेक करके चेक कर ले रहे हैं। क्यों? आप भी कोई प्रोडक्ट खरीदते रिव्यू चेक करते हैं कि नहीं? बोलो, करते हैं कि नहीं? तो हर जगह रिव्यू का जमाना है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले रिव्यू चेक किया है कि ये डॉक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर ये 100 ऑपरेशन करता है तो कितने जिंदा रहते हैं, कितने चले जाते हैं ऊपर। उस हिसाब से डिसाइड करता है कि इस हॉस्पिटल में जाना है कि नहीं। क्यों रंजीत? होता है ना?
स्कूल में एडमिशन लेने से पहले देखा था कितना लड़का पढ़ते हैं, कितना पास होते हैं, कितना फेल होते हैं। ये सारा सिस्टम पहले इस येलो पेज के माध्यम से मैनेज होता था। फिर ट्रेड शो, ट्रेड शो जानते हो आप लोग? हाँ, क्या होता है ट्रेड शो? ट्रेड शो क्या है? तेज बोलो, सुनाई कम जरा बोलो। मैं वो नहीं, ट्रेड शो नहीं समझ रहे हो? शो करना मतलब लोग कहते हैं ना, देखो फलाने वो शो ऑफ करते हैं, यानी शो ऑफ करना प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना, वो शो कहलाता है। ट्रेड शो मतलब अपने व्यापार को दिखाना। जैसे आप जगह जगह देखो, ये सब जो मोटरसाइकिल की एजेंसी वाले हैं, ये लोग जगह जगह कैंप लगा के दो मोटरसाइकिल खड़ा करके दो बंदों को बैठा रहते हैं, और वो आने जाने वाले रास्तों को जो लोग जा रहे हैं उसको कन्विंस करते हैं, उनको बाइक के बारे में बताते हैं, उसकी फीचर्स के बारे में बताते हैं, उनको डाउन पेमेंट का ऑफर देते हैं, ईएमआई के ऑफर देते हैं। इसे बोलते हैं ट्रेड शो। ट्रेड शो मतलब समझ रहे हैं ना? ट्रेड शो का मतलब ये है कि अपने बिजनेस को हम रोड पर ले आए और उसको लोगों को दिखाएं। ठीक है। और देखो, अभी जैसे चुनाव शुरू हो जाएगा ना, ये सब नेता लोग बैठकर घूमते हैं, रोड शो करते हैं। तो वही जो रोड शो है वही उनका ट्रेड शो है। बात समझ आ रहा ना? वही रोड शो है, उसी को रोड शो बोलते हैं, वास्तव वो ट्रेड शो है। बात समझ आया? फिर मान लो कहीं जो है मेला लगा है, तो वहां पे लोग अपने बिजनेस को लेकर जाते हैं, अपना काउंटर बनाते हैं। तो वही सब क्या है, यही सब हमारा क्या है, ट्रेड शो। ठीक है। उसके बाद थ्रू ऑनलाइन, ऑनलाइन आप जान ही रहे हैं, वेबसाइट्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐड वगैरह चला के हम अपने कस्टमर तक, अपने सप्लायर्स तक पहुंचते हैं। फिर सप्लायर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जनरल कैटेगरी। हमारे सप्लायर मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं मैन्युफैक्चरर, आप जानते हो, जो प्रोडक्ट बनाता वही मैन्युफैक्चरर है। दूसरा होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जो प्रोडक्ट को कंपनी से खरीद कर अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, छोटे छोटे डीलर्स को देता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर इंपोर्टर्स, इंपोर्टर्स मतलब आयात करना, जो विदेश से किसी प्रोडक्ट को ले आता है वो इंपोर्टर्स कहलाता है। और ट्रेडर्स, जो बहुत सिंपल सा बिजनेस रखता है, खरीदता है, दाम बढ़ाता है, बेचता है, वो ट्रेडर्स। बस में आया? मैन्युफैक्चरर मतलब जो बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक बड़ा ट्रेडर्स जो अपने एरिया में बाकी सब ट्रेडर्स को सप्लाई करता है। ना इंपोर्टर्स मतलब जो आयात करता है, कोई फॉरेन से किसी प्रोडक्ट को ले आता है, अपनी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो इंपोर्टर्स कहलाता है। ऐसे बहुत तरह के बिजनेस देखेंगे। ट्रेडर्स में भी दो तरह के ट्रेडर्स आपको दिखाई देंगे, एक होलसेलर और दूसरे आपको रिटेलर दिखाई देंगे। कुछ होलसेलर्स भी मिलेंगे, कुछ रिटेलर भी मिलेंगे। तो अगर देखा जाए, मैन्युफैक्चरर का बिजनेस बहुत बड़ा होता है। फिर उससे छोटा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, उससे छोटा बिजनेस हमारे होलसेलर का होता है, और सबसे छोटा बिजनेस रिटेलर का होता है। ये सब कुछ सप्लायर्स के टाइप हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये समझाएं? सब लोग समझ रहे हैं ना ये सब का मतलब? ठीक, बहुत समझदार होते हैं लोग। अब उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग, प्रोक्योरिंग मतलब बाइंग, खरीदना, स्टोरिंग स्टोर करना, एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करना। आर इन्वेंट्री टू द सप्लायर्स आर इंड कंज्यूमर विथ ईज एंड ऑन टाइम। ईज मतलब आसानी से, और ऑन टाइम मतलब समय से। ऑन टाइम मतलब क्या, समय से। क्योंकि आजकल इसके इस कंपटीशन के दौरान, समय में आप देखोगे किसी भी कस्टमर के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, बिल्कुल समय का अभाव है। सब कोई बिजी है ना, हर कोई व्यस्त है। क्यों? बच्चे आते हैं, कहते हैं सर 10 मिनट टाइम लेकर आए, एग्जाम करा के रिजल्ट दे दीजिए। हमको आज ट्रेन पकड़ के लखनऊ जाना है। समझा? इस तरह हर कोई क्या है, बिजी है। समझ में आ रही बात ना? आप किसी दुकान का एग्जाम्पल लो, अगर किसी दुकान पर कोई कस्टमर आता है, वो भी चाहता है जल्दी से जल्दी इनको सामान मिले, जल्दी जल्दी हम घर जाए। वो रुकता नहीं है, आजकल के समय किसी के पास नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि स्मार्टफोन ने सबको बिजी कर रखा है। समझ में आ रहा ना? स्मार्टफोन ने सबको बिजी कर रखा है, रियल फैक्ट कह रहे हैं। अगर स्मार्टफोन को आपके जीवन से 2 दिन के लिए हटा दें तो आप बहुत अपने आप को खाली फील करोगे कि आज हम खाली हैं, हमारे पास कोई काम नहीं, सुकून से बैठे हैं, आराम से पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। मजाक नहीं, सच में कह रहे हैं। चलो ये सब तो अलग बात है, हम वापस आते हैं अपने बिजनेस में। तो आजकल जितने भी बिजनेस के कस्टमर्स हैं, उनको हमें प्रोडक्ट अगर आसानी से पहुंचाना हो, ऑन टाइम पहुंचाना हो, क्योंकि समय से देना बहुत जरूरी है। अगर समय सप्लाई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर हमारे पास आएगा नहीं, और हो सकता है जिस प्रोडक्ट को खरीदने आया हो वो भी वापस करके चला जाए, क्या भैया अब लेना नहीं जाना है। बात समझ आ रहा ना? ठीक है। अब ऐसी केस में हमारे बिजनेस को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम ऑर्डर कब दें, हम अपने सप्लायर को ऑर्डर कब दें। अभी बैठो भी, कितना आधा घंटा हुआ पढ़ाते हो, आधा घंटा भी और पढ़ाएंगे। फिर वही बात, आधा घंटा पढ़ा रहे हैं तुमको, 1 घंटा तो पढ़ लो, फीस तो अपना सब सुधार लो, तुम लोग बैठो, आधा घंटा और पढ़ाएंगे। उसके बाद हम ऑर्डर कब दें, हाउ मच दें, कितना ऑर्डर दें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते तुम लोग बिस्किट का पैकेट वगैरह लेकर आना, बीच में लंच ब्रेक किया जाएगा।